नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम नए तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। नए अव्यय का समर्थ शब्दों के साथ समास हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? नए अव्यय है ये, इसका क्या होता है? समर्थ शब्दों के साथ में समास हो जाता है। और वह कौन सा समास होता है? नए तत्पुरुष समास होता है। और नए में से न शेष रहता है। क्या शेष रहता है? न शेष रहता है। अर्थात नए के नए में तो न का ही पूर्व प्रयोग होता है। न शेष रहता है और न का ही पूर्व प्रयोग होता है। और नए की इस संज्ञा तथा न का लोप होने के बाद में न लोप हो नए से क्या होता है? न लोप हो जाता है और क्या बचता है? ए शेष रहता है। तो नए के स्थान पर क्या शेष रहेगा? ए शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? ए शेष रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ए शेष रहता है, इसके आगे यदि कोई स्वर हो तो, यदि ए शेष रहता है और ए के बाद में कोई स्वर है, क्या है? स्वर है। ठीक है दोस्तों, स्वर है तो नुट का आगम होता है। किसका? नुट का। ठीक है, और नुट में से क्या शेष रहता है? केवल न शेष रहता है, हलंत। ठीक है, हलंत न शेष रहता है। इस प्रकार नए से आगे स्वर रहने पर अन दिखाई देगा। मतलब यदि आगे स्वर है न के बाद में यदि क्या है? स्वर है, तो क्या दिखाई देगा? अन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अन दिखाई देगा। ठीक है भाई, नए में से न का लोप हो जाता है और न में से ए बसता है और ए के बाद में नुट आगम होता है और न हलंत होता है, तो क्या शेष रहा? अन रहा। मतलब न के बाद में यदि स्वर है तो वहाँ आपको अन दिखाई देगा। ठीक है, और यदि व्यंजन है तो वहाँ ए ही रहेगा। क्या रहेगा? ए ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, न अश्वः, न अश्वः, अनश्वः। अर्थात अश्व से भिन्न, मतलब न अश्व नहीं है, मतलब अश्व से कोई और है, भिन्न है, कोई और है, घोड़े से कोई भिन्न है। ठीक है, तो उसे क्या कहा? अनश्वः। क्या कहा? अनश्वः। इसका विग्रह होता है लोकी विग्रह, न अश्वः, और ए लोकी विग्रह होगा न अश्व और शु, न अश्व और सु। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इस न का क्या होता है दोस्तों? न का लोप होकर के क्या बचता है? ए बचता है। ठीक है, और ए बचने के बाद में क्या होता है? यदि स्वर है तो हमें ए स्वर दिखाई दे रहा है। अब ए स्वर होने के कारण नुट आगम होगा। क्या होगा? नुट का आगम होगा। और नुट में से क्या बचता है? न शेष बचता है और बाद में है अश्वः। ठीक है, अब हम इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए न हलंत हो गया है, न में ए मिलेगा पीछे का, और श्व, अनश्वः। और अनश्व पद से हम सु लेकर के आएंगे प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात, और क्या बचेगा? से और से का रु और रु का रे और रे का विसर्ग हो जाएगा। मतलब से के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? अनश्वः। क्या बन जाएगा? अनश्वः। अनश्वः। ठीक है, तो अनश्व में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास है। अगले उदाहरण की बात करते हैं। न आर्यः, न आर्यः, अनार्यः। आर्य से भिन्न कोई और है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? अनार्यः। अनार्य का लोकी विग्रह हो गया न आर्यः। न सु, न आर्य और सु। ऐसी स्थिति में ये एलोकी विग्रह हो जाएगा और विभक्ति का लोप हो जाएगा। उसके पश्चात न में न जो है उसके स्थान पर ए शेष रह जाएगा। और ए के पश्चात हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? ए के पश्चात हमें ए के बाद में ए मिल रहा है, तो अन न जुड़ जाएगा। ठीक है, नुट का न बचेगा, अन और आर्य, अन और आर्य, और बनाएंगे तो क्या मिलाने के बाद क्या बनेगा? न में अ मिलेगा तो अनार्यः। ठीक है, अनार्यः, और इससे सु लेकर के आएंगे और क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। और क्या बनेगा?
अनार्यः, क्या बन जाएगा? अनार्यः। अगला उदाहरण है न ईश्वरः अनीश्वरः। न ईश्वर, न ईश्वर और सु यहाँ समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और न के स्थान पर क्या बचता है? ए शेष रहता है। ठीक है, ए शेष रहता है। लेकिन यदि न के बाद में हमें स्वर हो या स्वर दिखाई दे तो वहाँ नुट का आगम होता है। तो न के बाद में ई क्या है? स्वर है। न के बाद में ई क्या है? स्वर है। न के बाद में ई हमें ये स्वर मिल गया है। ठीक है, अब ई स्वर मिल गया तो नुट का आगम हो जाएगा। किसका? नुट का आगम हो जाएगा। ए नुट और ईश्वर। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? नुट में से न बचता है, न में दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी और क्या बन जाएगा? अनीश्वर। और सु लेकर के आएंगे और उसका क्या हो जाएगा? विसर्ग बन जाएगा और क्या बन जाएगा? अनीश्वरः। ठीक है, अगला उदाहरण है न ब्राह्मणः ए ब्राह्मण। ब्राह्मण से भिन्न कोई और है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो उसे हम कहेंगे ए ब्राह्मण। ठीक है, ए ब्राह्मण, न ब्राह्मण। अब न के बाद में हमें व्यंजन मिल रहा है, न के बाद में हमें व्यंजन मिल रहा है तो न में से ए शेष रहता है और ए के बाद में नुट का आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ न में से क्या बचेगा? ए शेष बचेगा और ए के बाद में हमें व्यंजन वर्ण है, इसलिए हम नुट का आगम नहीं होगा और क्या बन जाएगा? ए ब्राह्मणः। ठीक है, ए ब्राह्मणः। अब ए ब्राह्मणे में से क्या लेके आएंगे? सु लेकर के आएंगे और विसर्ग करेंगे और ए ब्राह्मणे बन जाएगा। ठीक है, अब अगला उदाहरण है न सत्यम ए सत्यम। सत्य से भिन्न मतलब झूठ कह दो या कोई सत्य से भिन्न है, मतलब सत्य नहीं है, असत्य है, तो उसमें क्या होता है? न और सत्य और सु ये लोप हो जाएगा और न के बाद में हमें न के स्थान पर ए शेष रहता है और ए के बाद में व्यंजन दिखाई दे रहा है हमें, मतलब स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ न नहीं जुड़ेगा, नुट का आगम नहीं होगा और न सत्य के स्थान पर क्या रहेगा? न के स्थान पर ए शेष रह गया और सत्य उतारेंगे तो क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, असत्य से सु लेकर के आएंगे और क्या करेंगे? सु का अम करेंगे और क्या हो जाएगा? असत्यम। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्यम। दोस्तों नोट, कुछ स्थानों पर नये के न का लोप नहीं होता है। नये के न का लोप नहीं होता है। कुछ स्थानों पर न के न का लोप नहीं होता है। न के न का लोप नहीं होता है। जैसे न स्त्री न पुमान, न स्त्री न पुमान नपुंसकम। नपुंसकलम मतलब होता है न स्त्री न पुमान, यह लौकिक विग्रह हो गया, और न पुंसक सु यह अलौकिक विग्रह हो गया। यहाँ विभक्ति का लोप हो जाएगा समास होने के पश्चात में और न और पुंसक बचेगा। तो दोस्तों मतलब कुछ स्थानों पर न का लोप नहीं होता है, ए शेष नहीं रहता है, अर्थात वहाँ न का पूरा न ही रहता है और यहाँ न का नहीं रहेगा और क्या बनेगा? नपुंसकम। क्या बनेगा? नपुंसकम। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण है न असत्याः। न असत्य और जस, इसमें न का लोप नहीं होगा, न ही रहेगा और न और ए मिल कर के, न में जो ए है और ए मिल कर के आदीर्घ हो जाएगा। ए और ए मिल कर के क्या हो जाएगा? आदीर्घ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? नासत्या हो जाएगा। ठीक है, नासत्य जस, जस में अस बचेगा और क्या बन जाएगा? नासत्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला उदाहरण है न कुलम अस्य नकुलः। न कुलम अस्य नकुलः। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों? न कुलम अस्य, यह इसका अलौकिक विग्रह है। न और कुल और सु ये तो न कुलम अस्य ये तो लौकिक विग्रह है और न कुल और सु यह अलौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह में क्या होगा? समास होने के पश्चात में सु का लोप हो जाएगा और न और कुल बचेगा और सु लेकर के आएंगे और सु का विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नकुलः। अर्थात दोस्तों यहाँ यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर चाहे पीछे न के बाद में व्यंजन आओ चाहे स्वर आओ, यहाँ कुछ जगह पर न का लोप नहीं होता है और न ही शेष रहता है, जैसे कि नपुंसकम, नासत्या, नकुलः। और अगला उदाहरण है नक्षत्रम, अर्थात न क्षरति इति, न क्षत्र और शु और क्या बन जाएगा? नक्षत्रम। अगला समास है दोस्तों
कुगति प्रादि तत्पुरुष समासः, कुगति प्रादि तत्पुरुष समासः, कुगति प्रादि तत्पुरुष समासः। दोस्तों इसमें क्या होता है, कु अव्यय का क्या होता है, कु अव्यय का गति संज्ञक पदों का तथा प्रादियों प्रय प्रा अप सम आदि जो उपसर्ग होते हैं उनका समर्थ पदों के साथ में नित्य रूप से समास होता है। कु अव्यय का, गति संज्ञक पदों का तथा प्रादि, प्रादि मतलब किसे कहते हैं, उपसर्गों को कहते हैं, और संस्कृत में कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। उनका समर्थ पदों के साथ में नित्य रूप से समास होता है और वह कुगति प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है, कुत्सितः पुरुषः कुपुरुष, कुपुरुष सु कुपुरुष है या कापुरुष है, मतलब दो बनते हैं, कुपुरुष है या कापुरुष है। क्या बनता है, कुपुरुष है या कापुरुष है। और इसका क्या होगा, लोकी विग्रह की बात करें तो कुत्सितः पुरुषः, और एलोकी विग्रह की बात करें तो कुपुरुष सु, यह एलोकी विग्रह होगा। और क्या होगा, इस समास होने के पश्चात में विभक्ति का लोप हो जाएगा, कुपुरुष बचेगा, और कुपुरुष में क्या करेंगे, विसर्ग लगाएंगे और क्या बन जाएगा, कुपुरुष बन जाएगा। सु का कुपुरुष शब्द में सु लेकर के आएंगे और विसर्ग, सु का विसर्ग हो जाएगा और कुपुरुष बनेगा। और कु के स्थान पर का आदेश जब होता है तो वहाँ का पुरुष बन जाता है, ठीक है। मतलब आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, कुपुरुष है और का पुरुष है, दोनों के लोकी विग्रह एक ही होते हैं या दो भेद बनते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने बनते हैं, दो भेद बनते हैं, कुपुरुष है का पुरुष है। और कुत्सितः पुत्रः कुपुत्र है, ठीक है। कुपुत्र है मतलब इसका लोकी विग्रह हो जाएगा कुत्सितः पुत्रः। और एलोकी विग्रह की बात करें तो कुपुत्र और शु, यह एलोकी विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर समास होने के बाद में कुगति प्रादि तत्पुरुष समास होने के पश्चात में सुपो धातु प्रातिपदिकीय सूत्र के द्वारा सु का लोप हो जाएगा और बचेगा क्या, कुपुत्र बचेगा। कुपुत्र शब्द बन जाएगा, उसके पश्चात में प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सु लेकर के आएंगे और सु का क्या बनेगा, मतलब कुपुत्र शब्द हो गया। ये क्या हो गया, कुपुत्र ये शब्द हो गया। और इससे हम प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सु लेकर के आएंगे, सु का से बचेगा और से का रू और रू का रे और रे का विसर्ग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कुपुत्र है। क्या बन जाएगा, कुपुत्र। कुत्सिता माता कुमाता, कुमाता का लोकी विग्रह हो जाएगा कुत्सिता माता। और एलोकी विग्रह की बात करें तो कुमातृषु और क्या बन जाएगा, कुमाता, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कु अव्यय के आगे, कु अव्यय के आगे स्वर रहने पर, मतलब कु अव्यय के बाद में यदि स्वर हो तो कु अव्यय के स्थान पर कत आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, कत आदेश हो जाता है। अगर कु के बाद में क्या हो, स्वर हो, क्या हो, स्वर हो। जैसे सूत्र है इसका, को कत, को हो कत, तत्पुरुष से अचि, तत्पुरुष से अचि, को कत तत्पुरुष से अचि, मतलब को मतलब कु को, कत मानी कत आदेश हो जाता है, तत्पुरुष से मानी तत्पुरुष समास में, अचि मानी अच बाद में होने पर तत्पुरुष समास में कु को कत आदेश हो जाता है। किसको, इस कु के स्थान पर क्या होता है, कत आदेश हो जाता है। कब, कु के बाद में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। जैसे कुत्सितम अन्नम, कुत्सितम अन्नम कदन्नम। अब यहाँ कु और अन्न, अन्न मतलब जो ए है वह स्वर है, तो कु के बाद में स्वर मिलने के कारण कु के स्थान पर कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कत आदेश हो जाएगा। कत और अन्न, कत और अन्न, ठीक है। कत और अन्न, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी स्थिति में तय के स्थान पर जसतु दे हो जाएगा और क्या बनेगा, कदन्नः। कदन्न के बाद में सु लेकर के आएंगे और क्या हो जाएगा, सु को अम हो जाएगा और क्या बनेगा, कदन्नम। क्या बनेगा, कदन्नम। कुत्सितम अन्नम कदन्नम, क्या, कुत्सितम अन्नम कदन्नम। और कु को कद आदेश हुआ है, कु को कत आदेश हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि कु के बाद में स्वर मिला है। अन्नम का ए जो स्वर है इसकी उपस्थिति के होने के कारण क्या होगा, कु के स्थान पर कत आदेश हो जाएगा और जसत्व होकर के कदन्नम बनेगा। कुत्सितः अश्वः कदश्वः, तो कदश्व का लोकी विग्रह क्या होगा, कुत्सितः अश्वः। कु अश्व और सु ये एलोकी विग्रह होगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समास होने के पश्चात में कु और अश्व, मतलब कु के बाद में स्वर मिलने के कारण कु के स्थान पर कत आदेश हो जाएगा। कत और अश्व
ठीक है। और कत और अश्व के बाद में तय के स्थान पर जसत्व करेंगे, द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कदश्वः, क्या हो जाएगा कदश्वः, ठीक है। कदश्व के बाद में सु लेकर के आएंगे और सु का क्या करेंगे विसर्ग करेंगे और क्या बन जाएगा कदश्वः। अब दोस्तों हम बात करते हैं गति तत्पुरुष समास की। गति तत्पुरुष समास की इस समास में क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद गति संज्ञक होता है। क्या होता है, गति संज्ञक होता है। कौन सा पद, पूर्व पद होता है, ठीक है। कुगति प्रादय मतलब प्रादि की क्या होती है, गति संज्ञा होती है, ठीक है। प्रे प्रा अपसमादि जो उपसर्ग होते हैं उनकी क्या होती है, गति संज्ञा होती है। इस गति संज्ञक शब्द का अन्य समर्थ पद शब्द के साथ में समास हो जाता है तथा इसमें पूर्व पद गति संज्ञक पद का होता है। जैसे यहाँ सूत्र है दोस्तों, उर्यादि च्वीडाचश्च, उर्यादि च्वीडाचश्च। सूत्र के अर्थ के अनुसार उर्यादि गण में पठित शब्दों की च्वी प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसे शब्दों की तथा डाच प्रत्यांत शब्दों की गति संज्ञा होती है। मतलब गति संज्ञा किसकी होती है, जिसके पीछे च्वी प्रत्यय लगा हो या जिसके पीछे डाच प्रत्यय लगा हो, या यूँ कहें डाच प्रत्यांत शब्द और च्वी प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वे गति संज्ञक होते हैं। उदाहरण के लिए उरी कृत्वा, उरी कृत्य, यहाँ जो है उरी कृत्वा, ठीक है दोस्तों, उरी कृत्वा है और क्या बनेगा यहाँ पर उरी कृत्य, क्या बनेगा उरी कृत्य, स्वीकार करके। अगला उदाहरण है उररी कृत्वा, तो इसका बनेगा उररी कृत्य, क्या बनेगा उररी कृत्य। आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ, एक तो उरी कृत्य में कौन सा समास है, तो आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें गति तत्पुरुष समास है, ये गति तत्पुरुष समास से ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए उरी कृत्य पूछा है तो आपको उसका लोकी विग्रह याद होना चाहिए, उरी कृत्वा। इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इतना डीपली आपसे प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद करें तो केवल दो चीज़ ध्यान रखें कि उरी कृत्य में कौन समास है और उरी कृत्य में भी कौन सा समास है और इसका लोकी विग्रह क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कृष्णी कृत्य यह है ए कृष्णम कृष्णम कृत्वा, ठीक है, वो डीपली प्रश्न है, फिर भी आप थोड़ा याद करें तो केवल इतना ध्यान रखें इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब इसका अगला भेद है शुक्ली कृत्य, सफ़ेद करके, ठीक है, ए शुक्लम शुक्लम कृत्वा। अब हम बात करते हैं प्रादि तत्पुरुष समास की। ये थोड़ा ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेना आप। इस समास में पूर्व पद प्रे अति अव परि निर आदि अव्ययों से शुरू होता है। जो प्रादि तत्पुरुष होता है वह, प्रादि किसे कहते हैं, उपसर्गों को कहते हैं, और उपसर्ग कितने होते हैं 22 होते हैं। तो ऐसा समास जिसमें 22 उपसर्ग पहले हो या उपसर्गों से शब्द बना हो तो वह प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इनका समर्थ सुबंत के पदों के साथ में अनेक अर्थों में समास होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दे रखा है शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, तो शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, सुपुरुष है, इसमें कौन सा समास है दोस्तों, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है, इतना ही ध्यान रखना है। सुपुरुष में कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है। यदि प्रादि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको तत्पुरुष समास करना है, ठीक है। और इसके लोकी वगैरह की बात करें तो शोभनः पुरुष है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। सु और पुरुष, सु इसका एलोकी विग्रह होगा, सु पुरुष और सु एलोकी विग्रह होगा, तो इसमें से लोप होने के बाद में सुपुरुष बचेगा और सु लेकर के आएंगे और विसर्ग करेंगे, सुपुरुष बनेगा। शोभनः राजा सुराजा, ठीक है। सुष्ठु उक्ति सूक्ति, ठीक है, सुष्ठु उक्ति सूक्ति। अगला उदाहरण है दुर्जनः, दुष्टु जनः, दुष्टु जनः, दुर्जनः। इन शब्दों का आपको केवल ध्यान रखना है कि दुर्जन में कौन समास है, सुराजा सुपुरुष है, ठीक है, सुराजा सुपुरुषः सूक्ति दुर्जनः, इन सभी में प्रादि तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला सूत्र की बात करें तो दोस्तों प्रादयो गत्यादर्थे प्रथमया, प्रादयो गत्यादर्थे प्रथमया, प्रे आदि का गत आदि अर्थों में प्रथमांत पदों के साथ समास होता है। प्रे आदि का गत आदि अर्थों में प्रथमांत पद के साथ समास होता है। और उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। यह भी प्रादि तत्पुरुष समास है। प्राचार्य का विग्रह पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। प्रगतः आचार्य प्रादयः,
प्रगतः आचार्य प्राचार्य है और इसमें समास कौन सा है? प्रादि तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा उदाहरण है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला उदाहरण है प्रपितामह प्रगतः प्रगतः पितामह प्रगतः पितामह प्रपितामह। ठीक है। प्रयत्नः प्रयत्न का प्रकृष्टो यत्नः, प्रकृष्टो यात्न नहीं है, ये यत्न है। ठीक है, यत्न है। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, इसमें भी कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। विदेशः, विदेश है मतलब विकृष्टः देशः, लौकिक विग्रह हो जाएगा। विकृष्टः देश है वि और देश सु अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक में क्या होगा? वी तो दोस्तों इसमें क्या है? प्रादि है। ठीक है। प्रे प्रा अप शम अनु अव निश निर दुस दुर वी जो क्या है? उपसर्ग है और इनको ही हम प्रादि कहते हैं। तो ये वी पहले आ गया है और वी के बाद में क्या है? देश है। क्या है? देश है। और देश से हम अलौकिक विग्रह में सु लेकर के आएंगे और अलौकिक के बाद में इसका समास होने के पश्चात सु का लोप हो जाएगा तो विदेश शब्द बनेगा। और विदेश शब्द से क्या करेंगे दोस्तों? विदेश शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले करके आएंगे और सु का विसर्ग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? विदेशः। ठीक है, क्या बन जाएगा? विदेशः। तो दोस्तों विदेश में कौन सा समास है? विदेशम। विदेश में प्रादि तत्पुरुष समास है। ठीक है। प्रयत्न में कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। और सुराजा में कौन समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। और प्राचार्य में कौन समास है? प्रादि तत्पुरुष समास है। ठीक है। और एक उदाहरण है प्रपितामह, तो इसमें भी प्रादि तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों। अगले उदाहरण की बात करें तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, इतनी। धन्यवाद।